हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अध्याय ख़त्म होने के बाद में कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो या तो मिस हो गए हैं या पिछली परीक्षाओं में जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, इसी अध्याय से संबंधित भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक नया वीडियो बनाया जाएगा और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये आज की क्लास है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सुमेलन से संबंधित, मैच से संबंधित। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 2003 की परीक्षा में। पहला ऑप्शन दे रखा है नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इनको हमें मैच करना है दूसरे वाले कॉलम से कि नियंत्रक परिषद की स्थापना कब हुई थी। आपको सारा चीज़ पढ़ाई जा चुकी है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना आकलन करना है। नियंत्रक परिषद की स्थापना जो की गई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार की गई थी। इसके अलावा दूसरा वाला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहला जो एक्ट पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो शक्ति प्रदान की थी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति प्रदान की थी, वो प्रदान की थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल्कन प्लान जो अभी पढ़ाया गया था आपको, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो जो बाल्कन प्लान था वो किससे संबंधित था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? लियोनल कर्टिस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनल कर्टिस को। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता होगा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी और उसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखाएं, काल्पनिक सीमा रेखाएं बनाई गई थी, उस समिति के जिस समिति ने इनको तैयार किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ। कौन थे? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ यानी सीमा आयोग की जो सीमा आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रेडक्लिफ ने की थी। और इसी आयोग के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस, किस पर बहस? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो प्राप्त हुई थथी? तो वो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की जो पावर प्राप्त हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय लोगों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियां का जो बंटवारा किया गया था या शक्तियों का जो विभाजन किया गया था वो किस योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है? मार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
या भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये प्रश्न भी आईएएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2013 में भी पूछा गया है। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और इनमें से कोई नहीं। तो जो संघीय शासन की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना जो भारत में की गई थी, आपको पता होगा वो कब की गई थी? 1937 में की गई थी। संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1937 में की गई थी। और किस अधिनियम के तहत ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? वो की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और जो ऑप्शन इसमें है नहीं तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी या हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो किसने बनाया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा भारतीयों को अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना जो है संभव बनाया था। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में यानी ब्रिटिश भारत में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस वर्ष बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1860 में। ब्रिटिश भारत में बजट की व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वो सन 1860 में किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1774 में। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो 1774 में स्थापित किया गया था। और किस एक्ट के तहत, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किन अधिनियमों द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अंशतः का मतलब है यहाँ पर एकाधिकार समाप्त किया गया लेकिन पूरी तरह से नहीं किया गया। और फिर एक अधिनियम ऐसा था जिसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो वो थे 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो अंशतः समाप्त किया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था? सबको पता होगा, मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। किस एक्ट के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो उसी एक्ट से प्रेरित है? ऐसा कौन सा एक्ट है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो माना जाता है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधायिका पहली बार 2 सदनों वाली कब बनाई गई? भारतीय जो विधायिका है वो द्विसदनीय कब बनाई गई? पहला ऑप्शन है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1853 का चार्टर एक्ट। जो विधायिका थी पहली बार 2 सदनों वाली कब बनाई गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के
द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा विधायिका जो थी पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारिणी को बोल सकते हैं हम कार्यकारी परिषद, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान। मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान जो किया गया था वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया था वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिससे क्या जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला ऑप्शन है, भारत में जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी वो इसी अधिनियम के द्वारा मिली थी। या फिर भारत विभाजन उल्लिखित है, इसमें भारत के बंटवारे के बारे में बताया गया है, या भारत के बंटवारे से संबंधित इसमें प्रावधान थे, या फिर इसके द्वारा रियासतों को समाप्त किया गया। तो आपको सभी को पता है कि 1935 का जो अधिनियम था उसे भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, और जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं हुआ था तब तक जो शासन था भारत का वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चलाया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी का जो चीन के साथ चाय के व्यापार पर जो एकाधिकार था वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813 का चार्टर, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन कौन सी थी? उनको आपको चूज करना है। तो पहला था कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, तो ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, इसके बारे में आपने सुना होगा। जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जो की गई थी वो 1919 के एक्ट में की गई थी। 1919 के एक्ट में की गई थी। तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। केंद्र के द्वारा प्रांतों को जो विधायी शक्तियां थी उनको दिया जाना। तो जो पहला ऑप्शन है, प्रांतों को कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। बी ऑप्शन 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकृत महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। कि पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है कि देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था, संघ की योजना पर विचार किया गया था, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि चुनने के बारे में बात करी गई थी, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना या चुना जाना, ये 1935 के अधिनियम में था। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा अवयव है जो उसमें नहीं था? तो वो है, आपने
देखते ही समझ गया होगे कि देश के लिए जो लिखित संविधान का प्रावधान था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत नहीं किया गया था। बाकी की संघ की योजना पर विचार के बारे में भी इसमें बात करी गई थी। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि चुनने के बारे में भी इसमें बात किया गया था, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित या चुना जाना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए, किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त कानून लाया गया था? तो आपको पता होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनके सुधार के लिए एक नया एक्ट लाया था। कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के भी सदस्य सम्मिलित थे। तो अब प्रश्न आपका ये बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सदस्य था जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? तो लियाकत अली खान इसमें सम्मिलित थे, रफ़ी अहमद किदवई भी इसमें सम्मिलित थे, और गजाफर अली खान भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित थे। तो जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं उनका संबंध अंतरिम सरकार से नहीं था। कैसे नहीं था? क्योंकि ये मतलब जो अंतरिम सरकार में जोगेंद्र नाथ मंडल थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? या स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? नहीं। जॉन मथाई? नहीं। सरदार पटेल? ये भी नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में इनको शिक्षा विभाग सौंपा गया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। मिलते हैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।